डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको जो है स्लाइड्स शेयर हो रही है या नहीं? इज देयर एनीवन हु कैन रिस्पॉन्ड मी? ओके, वेल। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं तो आई एम एडवोकेट वकास खोसो। आई एम currently the member of Hyderabad Bar Council. Meanwhile, today my topic is criminal trial and the stages of the same. आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्रिमिनल ट्रायल जो होता है उसकी क्या स्टेजेस होती हैं। But before going to the stages of a criminal trial, we must know the difference between criminal trial and the civil trial. देखिए, सिविल जो केसेस होते हैं वो वो केसेस होते हैं जहां पर राइट्स और लायबिलिटीज की बात होती है, कंपनसेशंस की बात होती है। बट व्हेन वी कम इन on criminal side, stages of criminal trial, criminal cases, in these cases we do deal with the punishments. यानी जो कोर्ट होती है वो यहाँ पर पनिशमेंट्स को देख रही होती है, जिसके लिए वो यानी कोर्ट जो है वो किसी भी सब्सटेंशियल लॉ की हेल्प ले सकती है फॉर पनिशिंग एनी क्राइम, एनी ऑफेंस। इट कैन बी पाकिस्तान पिनल कोड, एंटी नारकोटिक्स हो सकता है, या वो एंटी टेररिज्म, या तो वो तमाम सब्सटेंशियल लॉज जो कि डील करते हैं क्रिमिनल साइड से। तो अगर हम स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल को देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यू नो। अगर आप क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस को देखोगे तो दिस इज व्हाट इज द बैकबोन व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ टू द क्रिमिनल ट्रायल। अगर आप सिविल प्रोसीजर सॉरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि ये स्टेजेस जो है ना, सिर्फ ये समझ लो, इससे आपको ये पूरा जो क्रिमिनल ट्रायल है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो तमाम चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। So just because that reason I selected this topic for you guys. तो शायद आपके जो ऑडियोज है वो बंद है एक्चुअल में। यहाँ पर जो है ना, मैं आपसे भी कुछ राय जानना चाह रहा था कि भाई ऑफेंस जो है ना, अगर आप में से कोई हो मुझे बताए कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो ऑफेंस में से। अगर नहीं तो आप मुझे काइंडली जो है ना मैसेज में बता दे, ताकि मैं जो है बस कंटिन्यू करता रहूँ और बताता रहूँ। वरना अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो यू मे ऑल्सो। Sir, any act which is prohibited by law is called offense. ओके ओके, यानी एक्ट या ओमिशन भी सही है, सिर्फ एक्ट नहीं कि मैं काम करता हूँ वो तो ठीक है भाई, एक इलीगल काम हो गया, लेकिन
लेकिन ओमिशन भी हो सकती है कि भाई मेरी ड्यूटी थी किसी काम करने की, लेकिन मैं उसको नहीं करता हूँ। दिस इज अगेन एन ऑफेंस। तो कोई भी बता सकता है कि ऑफेंस कहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है? हेलो। पाकिस्तान पे। पाकिस्तान सर पिनल सेक्शन कोड। 40 बीपीसी। जी जी बताएं। सर सेक्शन 40 बीपीसी आई थिंक। सेक्शन 40 पीपीसी। ये जो एक्चुअल में ऑफेंस जो है ना, इट इज डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 4 क्लॉज ओ। अगर आप देखोगे तो वहां पर जो है ना आपको मिलेगा कि ऑफेंस जो है ना वो कोई एक्ट या ओमिशन है जो कि मेड पनिशेबल बाय द लॉ है। चलें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कोई बताएगा कि भाई एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एक गिल्ट क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो आर टू बी टेकन इन अकाउंट? एनीवन प्लीज। काइंडली घबराएं मत, मुझसे कंसंट्रेट करें, मुझे बताएं, अपनी चीज़ों को शेयर करें, ताकि जो है ना हम एक कॉम्बिनेशन को लेकर आगे बढ़ें। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कोई बताएगा सर मुझे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं? सर सर मेंजरिया और एक्टर्सिया होते जी हैं। जी बताएं। मेंजरिया और एक्टर्सिया। जी बिल्कुल। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो है ना वो मेनली दो हैं, लेकिन जनरली चार भी कहे जाते हैं। मेनली दो कौन से? एक्टस रियस और मीन्स रिया। एक्टस रियस यानी मैंने किसी पर अटैक किया, दिस इज एक्टस रियस, यानी आई हैव परफॉर्म्ड एन एक्ट। मीनवाइल मेरे दिमाग में इंटेंशन क्या थी, मेरी सोच क्या थी, क्या मैं रियली उसको मारना चाह रहा था, या आई वॉज अंडर कॉर्जन, आई वॉज अंडर थ्रेट। तो दिस इज मीन रिया। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, दे कंबाइनली मेक अ क्राइम। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। आज स्टेजेस पर अब आते हैं। दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। कोई जो है ना इसको ज्यादा लेंदी भी बताता है, भाई 7 8 9 स्टेजेस हैं, कोई इसको कम भी करता है, लेकिन जनरली यही स्टेजेस होते हैं जो कि ज्यादा जो है ना पॉइंट्स एंड पर्टिकुलर्स में बताए जाते हैं। इशुएंस ऑफ अ प्रोसेस, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, taking and recording of evidence, arguments by advocates, and at the end, judgment. लेकिन ट्रायल से पहले जो मराहिल हैं हम उनसे थोड़ा गुजरते हैं। प्री ट्रायल स्टेजेस जिसको कहा जाता है, ये मैं फैमिली लॉज की बात, फैमिली लॉज में जो टर्म प्री ट्रायल है उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग। वहां पर जो फिर प्री ट्रायल का मतलब आर्बिट्रेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्री ट्रायल इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग कि भाई एक ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो उससे पहले के जो मरहाइल होते हैं, उससे जो बंदा गुजरता है, वी कैन से दैट पर्सन इज पासिंग थ्रू द प्री ट्रायल स्टेजेस। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, यानी एक ऑफेंस जो कि हीनियस नेचर का है, और जहां पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। So when a police has power to arrest an accused person without warrant, that is called a cognizable offense. And for that, an FIR is lodged, which we can say first information report. और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है। लोग समझते हैं कि 2 FIR भी हो सकती है, 3 FIR भी हो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस पर एक वेल सेटल्ड प्रेसिडेंट मौजूद है, वेल सेटल्ड जजमेंट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की मौजूद है। उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस थे, अब तो नहीं है, लेकिन उस वक्त ये जो है ना वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ये बता दिया कि भाई FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है, एक ही FIR होती है, बार बार नहीं होती। उसके बाद FIR जब होते, अब इसके डिटेल डिटेल में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको टच देता चलूं। FIR उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है सेक्शन 156 में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस 161 की स्टेटमेंट लेती है विटनेसेस से, और मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है सेक्शन 164 से डील करने का, कि वो स्टेटमेंट लेती है अक्यूज पर्सन की या कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दे उसके लिए हम सेक्शन 164 की हेल्प लेते हैं। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो, यानी इतना हीनियस नहीं है, इतना सीरियस किस्म का ऑफेंस नहीं है, तो पुलिस की पावर यहाँ पर कर्टेल हो जाती है, कि पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो अरेस्ट कर सके एन अक्यूज पर्सन विदाउट द
वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अब नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है पुलिस को कि सच एन ऑफेंस इज कमिटेड और इट इज गोइंग टू बी कमिटेड। उसके बाद एनसी काटी जाती है, जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी कहते हैं, सेक्शन 155 के तहत। उसके बाद इन्फॉर्म किया जाता है मैजिस्ट्रेट को, पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन देती है टू द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट अगर समझता है कि अक्यूज पर्सन इज टू बी अरेस्टेड तो फिर वो वारंट जारी करेगा, और उसी वारंट के बुनियाद पर जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो अरेस्ट कर सकता है टू द अक्यूज। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है सेक्शन 155 में। इन बोथ दीज केसेस, यानी अगर कॉग्निजेबल केस हो या नॉन कॉग्निजेबल केस हो, अगर ये मराइल पूरे हो गए, एट द एंड अ चालान इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। चालान जो कि पूरी सीआरपीसी में कहीं भी टर्म चालान मौजूद नहीं है। पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है टर्म चालान, लेकिन सीआरपीसी में मौजूद नहीं है। इसको सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट के नाम से ज्यादातर बताया जाता है। इट इज मेंशन्ड सेक्शन 173 एंड इट कंटेन्स सम 6 to 7 at some extent what we can say कॉलम्स, जिनमें जो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। कौन से चालान में कौन कौन सी चीजें होती है, नेम्स ऑफ पार्टीज, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, भाई इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी नेचर क्या है, ऑफेंस किस किस्म का है, किसने इंफॉर्मेशन दी है, विटनेसेस कौन से हैं, नेम्स ऑफ पर्सन वेल acquainted विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, अक्यूज इफ अरेस्टेड तो उसको क्या कस्टडी में रखा गया है, और ही इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। उसके अलावा विटनेसेस कौन से हैं, उस तमाम डिटेल को जो है ना वो चालान में डाला जाता है। और फिर एट द एंड चालान जो है ना वो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, स्पेशली मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो जमा कराया जाता है, जो कि फिर आगे चलकर कॉग्निजेंस ऑफ द केस लेता है। अब मुझे बताएगा कोई कि भाई कॉग्निजेंस, टर्म कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? सर वो ऑफेंस जिसमें पुलिस कोर्ट के ऑर्डर के अलावा भी अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। नहीं, वो था कॉग्निजेबल ऑफेंस, सही है। मैं पूछ रहा हूँ कॉग्निजेंस, COGNIZANCE, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? कॉग्निजेबल तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि व्हेन पुलिस व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट द वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो फिर तो बट वो वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबिलिटी। के पास पावर होती है कॉग्निजेंस, मतलब उसने कॉग्निजेंस लेनी है, ये मजिस्ट्रेट की पावर होती है। अब सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉग्निजेंस एक पावर है, लेकिन कॉग्निजेंस है क्या, मैजिस्ट्रेट क्या करता है कॉग्निजेंस? जब मैं कहूंगी उसने कॉग्निजेंस ली, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स मुझे बताएं, वरना मैं आपको बता देता हूँ। चले मैं बताता हूँ। कॉग्निजेंस सर टर्म का जुडिशियल मतलब होता नोटिस है, होगा। जी जी जी, सर जुडिशियल नोटिस होता है वो, उसको हाँ सही है सही है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टेकिंग एक्शन। कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने जब एक केस आया चालान के फॉर्म में, तो अब मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एक्शन लेगा। ठीक है। अब एक्शन, टर्म एक्शन जो है ना वो लेने को हम कॉग्निजेंस कहते हैं, और सेक्शन 190 यहाँ पर अप्लाई होता है सीआरपीसी का, कि भाई जो भी केस होगा क्रिमिनल साइड का, वो आएगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। जब चालान मजिस्ट्रेट के सामने जमा हुआ, दिस इज कॉग्निजेंस। यानी कोर्ट अब तैयार है उस केस को आगे जो है प्रोसीड करने के लिए। कोई भी केस इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कभी भी सेशंस कोर्ट के सामने डायरेक्टली फाइल नहीं होता है, याद रखिएगा, चाहे जो भी ऑफेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 302 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड which deals with what we can say murder trial का तयामद, सही है। कत्ले अमद के केसेस हमेशा सेशंस कोर्ट ही डील करती है उसके साथ, क्योंकि उसकी पनिशमेंट जो हाई है, डेथ पेनल्टी है, 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट होती है उसमें। तो उसका ट्रायल हमेशा सेशंस कोर्ट के सामने ही चलता है, लेकिन वो केस कभी भी डायरेक्टली सेशंस कोर्ट के पास नहीं जाएगा। बिफोर दैट एक चालान बनाएगी पुलिस, और उस चालान को मजिस्ट्रेट के सामने पहले पेश किया जाएगा। उस पर लेगा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस के वेदर दिस केस इज ट्रायबल और नॉट। इफ इट इज ट्राइबल देन इट इज ट्राइबल बाय हुम। कौन इसको ट्राई करेगा, मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा या सेशंस कोर्ट ट्राई करेगी? तो अगर मैजिस्ट्रेट समझता है कि दिस ऑफेंस इज ऑफ अ सीरियस नेचर एंड इट शैल बी ट्राइड बाय द सेशंस कोर्ट,
प्रोवाइडेड अंडर कॉलम 2 ऑफ द सीआरपीसी, तो फिर उस केस को वो ट्रांसफर कर देगी टू द सेशंस कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेशंस कोर्ट के सामने कभी भी केस डायरेक्टली फाइल नहीं होता है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। सर तो मजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट में बैठता है? मजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट में बैठता है? मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बैठता है, जिसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सीआरपीसी सेक्शन 32 33 इनमें तो ज्यादा बताए हुए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। हमारे पास एक ही होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसके पास पावर होती है कि वो 3 साल तक की सजा सुना सकता है। ठीक है, उसके पास जो केसेस कौन से चलेंगे, वो केसेस जो कि आप सीआरपीसी खोलोगे ना, उसके एट द एंड सेकंड कॉलम मौजूद है। उस कॉलम में बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस को मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। सही है, वो ऑफेंसेस फिर वो मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा। चले आपका क्वेश्चन कि वो बैठता का है, एक कोई कोर्ट हो सकती है जिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट भी बैठा हुआ होगा, एडिशनल सेशंस जज भी बैठा हुआ होगा, असिस्टेंट सेशंस जज भी बैठा हुआ होगा, सेशंस जज भी बैठा बैठा हो सकता है। यहाँ पर उमर कोर्ट में अगर आप देखोगे तो उमर कोर्ट में एक ही कोर्ट में ये सब बैठे हैं। हाई कोर्ट मिरपुर खास में, लेकिन बाकी जो जजेस है वो एक ही बिल्डिंग में सब रहते हैं। लेकिन अगर हैदराबाद की सिचुएशन देखोगे तो सिविल कोर्ट अलग है, जहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस हैं। और उसके अलावा जो सेशंस जज की जो कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, वो बिल्कुल अलग है। और उसके बाद हाई कोर्ट, वो उससे भी अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस व्हाट वी कैन से ऑर्डर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो डायरेक्शंस क्या देती हैं। सही है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? यस यू मे। सर जिस तरह आपने कहा कि जब एक चालान आता है, चालान मजिस्ट्रेट के पास आता है, उसकी कोग्निजेंस भी मजिस्ट्रेट लेता है। ऑब्वियसली मेरा सवाल ये था कि फॉर जैसे आपने एग्जांपल दिया है मर्डर केस की, अगर वो सेशन से ट्रायल होगा, तो जो मजिस्ट्रेट ने किस तरह अपना जो ट्रायल है, सॉरी जो रिपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, 173 का जो चालान होता है, वो उसने किस तरह ट्रांसफर करना होता है सेशन के पास, और सेशन भी उसको आगे किस तरह मार्क करता है, और उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा वो आप बता दें काइंडली। डियर, वो देखें, इस तरह होता है कि जब एक मजिस्ट्रेट के सामने चालान 173 का आ गया, सबसे पहले वो लेगा कॉग्निजेंस। सही है, एक्शन लेगा।
Hello, dear friends. Am I audible or not? Hello. Yes, you are audible. ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि अब तक जो है हमने क्या सीखा, क्या देखा, ताकि जो है हम थर्ड स्टेज की तरफ जाएं. इज देयर एनीवन हु कैन जस्ट गिव मी अ ब्रीफ ऑफ थिंग्स वी हैव लर्नड हियर? फर्स्ट स्टेज देखा हमने, सेकंड स्टेज देखा, प्री ट्रायल स्टेजेस देखे हमने. कुछ बता दो थोड़ा बहुत. Is there anyone who can tell me what we have learned from the two stages back and the pre-trial stage as well? चलें, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. दिस इज थर्ड स्टेज ये फ्रेंड्स. मैं ही बता देता हूँ कि हमने जो है ना इससे पहले क्या देखा, क्या सीखा. हाँ, बिल्कुल सही है. इससे पहले हम सेक्शन 68 को भी देख रहे थे. दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, कि हमने जो है ना वो अक्यूज्ड बंदे को कोर्ट ने बता दिया कि भाई आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है, और डू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. और अब वो बेचारा अपना खर्चा करके कोर्ट के सामने आता है. कौन? अक्यूज्ड. सही है ना? मैंने बेचारा क्यों कहा? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कि भाई मैंने टर्म बेचारा क्यों यूज किया अक्यूज्ड के लिए? और क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि भाई एक अक्यूज्ड पर्सन को किस तरह डील करना चाहिए बिफोर द कन्विक्शन? इज देयर एनीवन? हेलो. इज देयर एनीवन? कोई है? कोई है जागा हुआ कि मुझे बताए कि किस तरह की प्रिविलेज दी हुई है एक अक्यूज्ड पर्सन को क्रिमिनल लॉ ने? क्या आप सब म्यूट हो, क्या हो? क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे? हाँ, अली हसन बिल्कुल सही है. इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. इसके लिए एक लेटिन लेटिन फ्रेज भी है, मैक्सिम भी है, जिसको हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम. नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. यानी किसी को, किसी भी बंदे को एक, मैं कहूँ क्या कहूँ भाई, मुजरिम ना कहना चाहिए जब तक के एक केस जो है ना वो प्रूव हो जाए उसके अगेंस्ट. अब दोस्तों मुझे कोई बताएगा कि एक मुजरिम और एक मुलजिम, इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मुजरिम एंड मुलजिम? और मुजरिम को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, लॉ की लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? और मुलजिम को लॉ की लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही है. मुजरिम वो होता है जो, जिसके खिलाफ एक केस जो है ना कंप्लीट हो चुका हो, और कोर्ट एट द जजमेंट पहुंच चुकी हो, डिसीजन दे दिया हो कि हाँ इसने ये गिल्ट, ये ऑफेंस कमिट किया है, हेंस दिस पर्सन इज गिल्टी, और ये मुजरिम है. मुलजिम वो है जिसके खिलाफ केस तो फाइल हुआ है, लेकिन अभी तक केस वो फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक केस पे डिसीजन नहीं आया. टिल दैट टाइम दैट पर्सन इज अक्यूज्ड ओनली, और अक्यूज को हम मुलजिम कहते हैं. सही है? कन्विक्ट को मुजरिम कहते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम थर्ड स्टेज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे. कोर्ट के सामने अक्यूज बंदा पेश हुआ, उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई हो गए. कौन कौन से डॉक्यूमेंट सप्लाई हुए? एफआईआर की कॉपी, उसको जो है वो चालान जो है ना उसकी कॉपी दी गई, 161 की स्टेटमेंट दी गई,
उसको सेक्शन 164 की स्टेटमेंट दी गई, उसको इंस्पेक्शन नोट जो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का वो भी दिया गया, तमाम चीजें बताई गई कि भाई अब इस बैग में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स डालकर घर जाओ, देखो क्या है, और फिर आना व्हेन वी शैल कॉल यू बैक हियर इन द कोर्ट। कोई बताएगा कि टर्म चार्ज का मतलब क्या है? इज देयर एनीवन? चार्ज क्या होती है, क्या होती है चार्ज? तुम चार्ज में से क्या समझते हो? सर आई थिंक तो एलिगेशन लगाना। जी। सर आई थिंक सो कि एलिगेशन लगाना किसी के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही। चार्ज का मतलब होता है एलिगेशन लगाना, कि भाई कंप्लेनेंट ने एक केस फाइल किया है और उसमें ब्लेम है उसका, उसमें उसका क्लेम है, वो एलिगेशंस लगा रहा है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, इस जगह पर कमिट किया है, इस डायरेक्शन में कमिट किया है, इस बंदे के खिलाफ कमिट किया है, इस बंदे को ये नुकसान हुआ, ये बंदा विक्टिम हुआ, दीज आर द विटनेसेस अगेंस्ट यू। ये होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 221 के तहत चार्ज के कंटेंट्स बताए गए हैं कि चार्ज में होता क्या है, चार्ज में कौन कौन सी चीजें होती हैं। कोई मुझे बताएगा कि स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल और कमेंसमेंट ऑफ अ ट्रायल, इन दो टर्म्स में फर्क क्या है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल एंड कमेंसमेंट ऑफ अ ट्रायल? स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल एंड कमेंसमेंट ऑफ अ ट्रायल में फर्क क्या है? सर, हेलो। लो हेलो, यस आई एम लिसनिंग यू। स्टार्टिंग या स्टार्टिंग ऑफ ट्रायल से भी वो होगा, ये जो फर्स्ट स्टेज से शुरू होगा, और जो पनिशमेंट है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मुझे आपका थोड़ा आवाज कम आया, लेकिन मैं वही समझा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल तो उसी वक्त से हो गया जब अक्यूज पर्सन को समन्स जारी हुए कि आप कोर्ट में पेश हो, स्टार्ट हो गया तब से ट्रायल। लेकिन ट्रायल कमेंस तब से होगा जब से चार्ज फ्रेम होगी, एक पन्ने पे एलिगेशंस लिखी जाएंगी कि अक्यूज पर्सन, दीज आर द थिंग्स थॉट एंड टॉक्ड अगेंस्ट यू बाय द कंप्लेनेंट, और वी कैन से प्रोसिक्यूशन स्पेशली। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दोस्तों होती है सेक्शन 242 में और सेक्शन 265 डी में। अगर केसेस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है तो फिर 242 में फ्रेम होगा चार्ज, और 265 डी में तब होगा जब सेशंस ट्रायल हो या ट्राई केसेस ट्राइड बाय द हाई कोर्ट हो। अब होता ऐसा है कि भाई चार्ज जो है ना, उसमें जज जो है वो अक्यूज से पूछता है कि डू यू थिंक यू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस? तुम्हें लगता है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है? व्हाट डू यू से, वेदर यू प्लीड गिल्टी और व्हाट वी कैन से गो फॉर द ट्रायल? तो अगर वो कहता है कि आई प्लीड गिल्टी, दिस इज एट some extent in some directions we can say कि that is confession। सही है, वो एक हद तक कन्फेशन हो गई, उसने कन्फेस कर लिया कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब मुझे बताएगा कि किसी बंदे ने, अक्यूज ने चार्ज में जब कह दिया कि हाँ मैं प्लीड गिल्टी करता हूं, तो फिर क्या होगा? व्हाट शैल बी द नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय द कोर्ट? कोई है? हेलो? कोर्ट ने के उस बंदे अक्यूज ने कह दिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अब क्या होगा? चले सही है। जब एक अक्यूज ने कह दिया कि मैंने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जज साहब जो है ना उसको डायरेक्टली सजा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। सेक्शन 242 को अगर आप बेयर रीडिंग करोगे, यानी सेक्शन को पढ़ोगे, सेक्शन 265 डी की बेयर रीडिंग करोगे, यानी तुम अगर सेक्शन को पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा होगा टर्म मे कन्विक्ट, यानी इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू कमिट कन्विक्ट। ठीक है, कोर्ट का ये इख्तियार है कि उसको अब सजा दे या ना दे। अगर कोर्ट समझती है कि ये बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ कॉर्जन इस बंदे ने ये एडमिट किया है, हालांकि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो ट्रायल चलना चाहिए, तो कोर्ट उसको
कोर्ट जो आगे ट्रायल चलाएगी। चले भाई दूसरी सिचुएशन के भाई, जो अक्यूज है वो कहता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो फिर ट्रायल जो है ना वो आगे बढ़ेगा। अब होगा क्या, चार्ज में कौन कौन सी चीजें होंगी। चार्ज में अगर 221 सेक्शन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऑफेंस स्टेटेड होगा, डिस्क्रिप्शन पूरे ऑफेंस की होगी, कौन से लॉ कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दी व्हाट वी कैन से क्राइम कमिटेड बाय दैट पर्सन। और अगर कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो उस हद तक डेफिनेशन बताई जाएगी किसी सेक्शन की, कि अक्यूज को पता चले कि उस बंदे ने एक्चुअली किया क्या है। और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगा या इंग्लिश या ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस कन्विक्शन भी अगर उसकी है तो मेंशन कर दी जाएगी उस चार्ज में, सही है। अब हम बढ़ते दोस्तों थोड़ा सा आगे, एंड दैट इज फोर्थ स्टेज, जिसको कहा जाता है टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब मुझे कोई बताएगा कि टेकिंग और रिकॉर्डिंग में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्या ये दोनों सेम ही है सर या दोनों अलग हैं? सर अगर वो एविडेंस देना चाहता है तो एविडेंस उसकी रिकॉर्ड की जाएगी, अगर वो डॉक्यूमेंट देना चाहता है तो उससे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम हर? हाँ, ये आपकी बात एट सम एक्सटेंट सही है, लेकिन होता ऐसा है कि उस बंदे को सुनना, उस एविडेंस उसने जो दिए उसको टैग करना और फिर उसको इन द रिकॉर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, सही है। टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग, वो बंदा कहे और फिर उसको रिकॉर्ड भी किया जाए। देखिए ऐसा होता है कि एक बंदे की लैंग्वेज सिंधी है, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज लैंग्वेज तो सिंधी है नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सही है। अब सिंधी में उसने तो एविडेंस दे दिए, यानी टेकिंग तो हो गई है, लेकिन जब तक कि उसको ट्रांसलेट करके इन द कोर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में कन्वर्ट ना किया जाए तब तक वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, सही है। तो स्टेट टेकिंग का तो कंप्लीट हो गया लेकिन रिकॉर्डिंग का नहीं होगा, तो दिस इज एट सम एक्सटेंट डिफरेंस आई कैन से। चैप्टर 25 के तहत, प्रोसीजरल लॉ के तहत, सीआरपीसी के तहत टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होती है। और चैप्टर 10 साइमल्टेनियसली इसके साथ चलता है, चैप्टर 10 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। भाई सबसे पहले जो टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो गई वो होगी प्रोसिक्यूशन साइड की, जिसने केस फाइल किया है उसको कहा जाएगा कि आप आए। वो स्टेप इन करेंगे, आके सबसे पहले अपने एविडेंसेस को देंगे। एविडेंस किस तरह भाई, स्टेटमेंट्स अगर कोई है तो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स, अक्यूज खुद की स्टेटमेंट, अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किया जाएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये सब चीजें होंगी प्रोसिक्यूशन की, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा अक्यूज का। और नेक्स्ट अक्यूज इसके साथ चैप्टर 10 भी जो ना वो चल रहा है। चैप्टर 10 इस तरह चल रहा है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन भी साथ साथ उन ही विटनेसेस की चलती रहेगी। अब मुझे कोई बताएगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है? सर एग्जामिनेशन इन चीफ वो खुद ही जो पार्टी होती है उन्हीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन क्रॉस जो होती है वो अगली पार्टी से क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। सपोज करें भाई प्रोसिक्यूशन का एक विटनेस है जिसका नाम है पर्सन ए। पर्सन ए जो है ना उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ हो रही है। एग्जामिनेशन इन चीफ में इस तरह होगा कि प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो उस अपने विटनेस से, पर्सन ए से सवाल जवाब करेगा एक नेरेटिव फॉर्म में, यानी एक स्टोरी के फॉर्म में कि भाई पर्सन ए आप बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो पूरा मामला बताएगा कि सर एक बंदा था जो कि अक्यूज है, जो हमारे सामने खड़ा है, ये बंदा वहां पर मौजूद था, ये फायरिंग कर रहा था, इसके साथ चार बंदे और भी थे, वो सब फायरिंग कर रहे थे, लोग वहां पर मर रहे थे, कोई जख्मी हो रहा था, ठीक है। इस तरह की सेक्शन 34 पाकिस्तान पीनल कोड के इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये चीजें हो रही थी। अब ये जो स्टोरी पर्सन ए बता रहा है ये हो रही है उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ। अब इसी पर्सन ए की इससे सवाल, पर्सन ए से जब अक्यूज्ड साइड से वकील आए और इसी बंदे से जब सवाल जवाब करे उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है जरा। वकील बेहतर, क्रिमिनल लॉयर अच्छा वही है जिसको जरा अच्छे तरीके से आती है, जिसकी क्रॉस अच्छी हो, ठीक है। तो इस पर्सन ए से वो अक्यूज का एडवोकेट सवाल करेगा और उसके ये जवाब देगा। और सवाल यहाँ पर जो अब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चनिंग होगी ना वो होगी लीडिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में।
कोई बताएगा कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? इज देयर एनीवन? चलिए मैं बताता हूँ। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन जो ना, सही बताया आपने, बिल्कुल सही है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन का जो जवाब है वो हाँ में होगा या ना में होगा। यानी खुद क्वेश्चन ही गाइड कर रहा होता है कि नाउ व्हाट आंसर इज टू बी व्हाट वी कैन से गिवन बाय दैट दैट विटनेस, के उस विटनेस को कौन सा आंसर अब देना चाहिए, खुद क्वेश्चन ही बता रहा होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में डिटेल नहीं होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में एक नेरेटिव स्टोरी, नेरेटिव फॉर्म में स्टोरी नहीं होती है। सवाल पूछेगा कि भाई आप वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, यानी अब क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हाँ या ना। तो ये होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर प्रोस अब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई, प्रोसिक्यूशन ने उसने उसने की, उसके बाद अक्यूज ने उसकी क्रॉस की। जब क्रॉस हो गई तो अगर प्रोसिक्यूशन समझती है कि दूसरा कोई फैक्ट रहा रह गया है या कोई नया फैक्ट अराइज हो गया है, तो री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। तो इस तरह चैप्टर 10 क्यूएसओ का यहाँ पर अप्लाई होता है। अब क्या हुआ, बात क्या हुई कि एविडेंस होगी सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस इस तरह होगी कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और फिर री एग्जामिनेशन। उसके बाद अब यही प्रोसीजर अप्लाई होगा अक्यूज साइड पर। जब अक्यूज अपने एविडेंस शुरू करेगा तो उस वहां पर भी इसी तरह उसकी जो है ना स्टेटमेंट ली जाएंगी, फिर उनका भी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन। तो अब आते हैं हम सेक्शन 342 पर। एविडेंस चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को हमने कंप्लीट किया, अक्यूज के एविडेंस पर हम आए हैं। अब क्या हो रहा है, अब अक्यूज्ड पर्सन खुद की एग्जामिनेशन हो रही है अंडर सेक्शन 342। सेक्शन 342 में ऐसा होता है कि एक पेज होता है, जज साहब देता है, उस पेज पर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं कि भाई वाई दिस केस अगेंस्ट यू, कि भाई साहब बताएं, एक विलेज में इतने सारे लोग थे, उन लोगों को छोड़कर ये केस सिर्फ तुम पर ही फाइल क्यों हुआ, वाई जस्ट यू। अगर मल ट्रीटमेंट हो रही है या कोई पर्सनल एनमिटी है पुलिस की, तो वो पर्सनल एनमिटी भी सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ही क्यों, ये केस तुम्हारे खिलाफ ही क्यों है। तो इस तरह कुछ 20-22 सवाल होते हैं जो सेक्शन 342 की स्टेटमेंट में अक्यूज से पूछे जाते हैं। अब होता ऐसा है कि प्रैक्टिकली कि भाई जो प्रोसिक्यूशन साइड को ही जज साहब कह देते हैं कि आप 342 की स्टेटमेंट बनाओ। प्रोसिक्यूशन के वकील उस स्टेटमेंट को बनाकर लाते हैं, जज को देते हैं, और दूसरे दिन जज अक्यूज को दे देता है, यानी अक्यूज के वकील को, कि आप जो है ना इस पर जो है ना इसके आंसर दे दें कि क्या क्या आंसर आप कहना चाहते हैं। आपके आंसर इन चीजों पर क्या है। सेक्शन 342 की जो स्टेटमेंट होती है ऑन ऑन ओथ नहीं होती है। अब कोई बताएगा कि अगर स्टेटमेंट ऑन ओथ होगी तो फिर क्या हो सकता है, यानी क्या मकसद होता है ओथ का? काइंडली टेल मी। हेलो, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओथ? अगर ओथ पर कोई स्टेटमेंट दी जाए तो फिर क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन देन? चले मैं बताता हूँ। देखिए, जब कोई बंदे ने अक्यूज, सपोज करें अब अक्यूज ने स्टेटमेंट ऑन ओथ दे दिए, इसका मतलब है कि अब उस स्टेटमेंट को क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन अगर ओथ पर नहीं होगी तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी नहीं होगी। 342 में जो भी बातें अक्यूज कहता है, जो भी जवाब अक्यूज देता है, उनका क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्हाट वी कैन से ऑन ओथ चीजें नहीं होती हैं। अब इसी जगह पर एक और सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 340 सब सेक्शन 2, जो कि बात करता है कि अगर अक्यूज्ड डिफेंस लेना चाहे। सेक्शन 342 में जो भी उसने जवाब दिए वो अभी तक उसने डिफेंस नहीं लिया था। अगर आप ये सेक्शन 342 की आप बे रीडिंग करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज बिफोर डिफेंस, यानी अभी तक अक्यूज खुद अपने एविडेंस नहीं दे रहा है। दिस इज जस्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू विच दिस पर्सन इज आंसर्ड ओनली। ठीक है, और वो भी ओथ पर नहीं है। लेकिन जब
अक्यूज कह दे कह दे कि भाई आ, मैं विटनेस बनना चाहता हूं अपना, जो कि 340 सबसेक्शन 2 की बात है, कि मैं खुद का अपना विटनेस बनना चाहता हूं, तो फिर वो जो भी बातें कहेगा वो सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 की स्टेटमेंट होगी, और वो ओथ पर होगी, और उन चीजों की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। एक मैं आपको जनरल चीज बताऊं, आपको पता होगा मुझे लगता है, कि क्रिमिनल साइड को प्रूव करना काम होता है प्रोसिक्यूशन का, अक्यूज का नहीं होता है। और बैलेंस क्या होता है? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव करे, यानी 100% केस को प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को। अगर 1% भी डाउट होगा तो अक्यूज जो है ना वो एक्विट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका मकसद ये हुआ कि अक्यूज पर लायबिलिटी नहीं है कि वो केस को प्रूव करे। केस कौन प्रूव करेगा? प्रोसिक्यूशन। तो अक्यूज को जरूरी नहीं है कि वो कोई भी एविडेंस वगैरह दे, लेकिन अगर वो एविडेंस देता है अक्यूज, तो वो एविडेंस दिया जाएगा सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 में, ऑन ओथ होगी वो चीज। ठीक है, और उसकी फिर लायबिलिटी हो जाएगी अक्यूज साइड पर, यानी उसकी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी। और फिर अगर वो प्रूव ना हो पाया अक्यूज से, तो फिर उसकी जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ सकते हो कि इट में लीड टू कन्विक्शन ऑल्सो। एक ये मैंने यहाँ पर लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जरूर जाना। ये एक पेपर है, उस पेपर में आपको सेक्शन 342 और सेक्शन 340 सब सेक्शन 2, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा डिटेल जो है ना, इन चीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, ये दोनों सेक्शन सही है। इनको एक बार देख लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि 342 की स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होती है, और ये बिफोर डिफेंस होती है। जैसा आप सवाल पूछ रहा होता है जिसके अक्यूज सिर्फ जवाब देता है, सही है। लेकिन जब अक्यूज विटनेस बन जाता है अपना खुद का, ठीक है, और अगर एविडेंस देता है, तो फिर वो होगा सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 में ऑन ओथ होगा, और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी। ये केस लो, इसको भी आप देख सकते हो। अभी हम फोर्थ स्टेज पर ही चल रहे हैं, टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पर। ठीक है, सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 की बात वही हो रही है कि भाई ये आगे चलकर अमेंडमेंट के थ्रू ये सेक्शन आया था, और इसमें जो है ना वो एक मैं कहूँ अक्यूज सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 से पहले, यानी ये जब सेक्शन नहीं था तो उससे पहले अक्यूज के पास ये पावर नहीं था कि वो खुद अपना विटनेस बन जाए। लेकिन 340 सब सेक्शन 2 के आने के बाद अक्यूज को राइट दिया गया है कि वो खुद अपना विटनेस भी बन सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज आर्ग्यूमेंट्स बाय द एडवोकेट्स, जिसको हम क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। एविडेंस हो गया, अब आर्ग्यूमेंट, वकील साहब क्या कहना चाहते हैं तो वकील भी जो कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। एंड एट द एंड दिस इज सिक्स्थ स्टेज, जिसको हम कहते हैं जजमेंट, एंड दिस इज अंडर चैप्टर 26। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें जजमेंट की, क्या कहता है? ओपिनियन ऑफ अ जज अराइव्ड एट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस को देखा तमाम को, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स को भी सुना। आर्ग्यूमेंट्स किसके? अक्यूज के, विटनेसेस के, और मेनली इन एडवोकेट्स के जो आर्ग्यूमेंट थे फिफ्थ स्टेज में। इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जो है ना, जो जजमेंट एक पास करता है जज साहब, कि भाई वेदर इज एक्विटेड और कन्विक्टेड। जो जजमेंट होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज होगी, इन ओपन कोर्ट होगी। अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं है तो फिर ओपन कोर्ट में, वरना इन कैमरा भी हो सकती है अगर मामला ज्यादा सेंसिटिव हो और खुद अक्यूज पर्सन चाहता है कि ये जो केस है ना वो इन कैमरा चलना चाहिए। कोई बताएगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? कैमरे के अंदर प्रोसीडिंग हो रही है। हेलो, मैं बताता हूँ भाई, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि प्राइवेटली हो, जब केस कॉन्फिडेंशियल हो और अक्यूज या कंप्लेन इन कैमरा होता है, वरना जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में दी जाती है। जजमेंट के कंटेंट्स क्या होती हैं? दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी भाई
कि एक्चुअल जो इशू है वो क्या था, क्या मसला था जिसकी वजह से ये केस फाइल हुआ। ठीक है। और फिर उन मसलों पर, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन पर के हेलो, कोर्ट अस्सलाम ने। वालेकुम सर। हेलो वालेकुम सलाम। सर। यस 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 यस। सर, एक सवाल पूछना था कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जब सेशन कोर्ट में हो जाए और फर्दर जब हायर कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पे हो जाए, तो ये सेम प्रोसेस चलेगा जिस तरह आपने 7 स्टेजेस बताए, 6 स्टेजेस बताए सर? यार मुझे थोड़ा फिर से बताएं, आवाज का थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो स्टेजेस बताए हैं सर जी आपने, ये सेम स्टेजेस हायर कोर्ट जो हैं इन पे भी अप्लाई होंगे या सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट पे? इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखें, मैं एट द एंड जो है ना इसको क्लियर करूंगा और कुछ एडिशनल बातें भी आपको बताऊंगा। सही है। ओके। तो हम थे कि भाई पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन इश्यूज यानी क्या थे, उस पर डिसीजन कोर्ट का क्या था, और उस डिसीजन के रीजंस क्या थे। भाई ये फैसला यानी अगर कन्विक्ट किया है तो क्या रीजन है, और शैल बी डेटेड साइंड और प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट। ऑफेंस को स्टेट किया जाएगा कि भाई किस ऑफेंस में इसको फंसाया गया, या किस ऑफेंस में ये जो है ना वाकई में इसने किया है कमिट। सेक्शन ऑफ लॉ क्या हुआ था, यानी सब्सटेंशियल लॉ क्या है, और उसकी पनिशमेंट जो भी होगी वो भी बताई जाएगी। और जजमेंट इन अल्टरनेटिव, यानी दो सेक्शन अगर डाउटफुल हैं तो दोनों सेक्शंस को डिफाइन करके कोर्ट आखिर में बताएगी कि इस सेक्शन के तहत ये जो है ना वो फैसला हुआ है, और इस सेक्शन के तहत ये इधर इज एक्विटेड और कन्विक्टेड। अगर जजमेंट एक्विटल की है तो फिर स्टेट द ऑफेंस अंडर विच इज एक्विटेड, ऑफेंस को बताया जाएगा, एंड शैल डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था किसी दोस्त का कि सर अगर ये केसेस ट्राइबल बाय कोई हायर कोर्ट हो, यानी फॉर एग्जांपल सेशंस कोर्ट हो, तो वहां पर भी प्रोसीजर सेम ही होगा। सही है ना। अगर आप चैप्टर शायद चैप्टर 25A, हाँ सही, चैप्टर 25A अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है केसेस ट्राइड बाय सेशंस कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। में इसको देख लूं ताकि uh, ये सेक्शन चैप्टर नंबर 22A सही है। कि भाई केसेस जो है ना ट्राइबल बाय द सेशंस कोर्ट या हायर कोर्ट, तो ये अगर इनके सामने कोई केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर रॉबरी का केस है जो कि सेशंस ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है, तो इसके सामने अगर ये आ जाता है तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा अगर वो केस मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होता। तो वो सेम प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको सिक्स सिक्स स्टेजेस बताए। तो आपका क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल बातें बताना चाहता हूँ कि क्या हाई कोर्ट के सामने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक केस ट्राई हो सकता है या नहीं हो सकता। दिस इज द क्वेश्चन। क्या हाई कोर्ट भी इसी तरह केस को ट्राई कर सकती है जिस तरह मैजिस्ट्रेट या सेशंस कोर्ट ट्राई कर सकती है। हेलो, आर लिसनिंग डियर फ्रेंड्स। जी सर, जी सर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। सर, कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि देखो, एक केस को जिस तरह मैजिस्ट्रेट ट्राई करता है, जैसे कि मैंने आपको स्टेजेस बताए, या सेशंस कोर्ट ट्राई करती है, क्या इसी तरह डायरेक्टली केस हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है या नहीं, यानी हाई कोर्ट इन दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन केस को ट्राई कर सकती है या नहीं, ट्रायल जुरिस्डिक्शन में। हाँ सर, इस तरह डायरेक्टली तो हाई कोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगर एक चीज है सर जी, वो जो सुमोटो एक्शन ले ले। हाँ सही है, सेक्शन आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर सो मोटो एक्शन लेती है तो वो कर सकती है। लेकिन अगर आप चैप्टर 22A पढ़ोगे ना सीआरपीसी का, तो वहां पर हेडिंग ही यही है कि केसेस ट्राइड बाय सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी इसका मतलब ये है कि कानून में ये लिखा हुआ है हाई कोर्ट केसेस को ट्राई कर सकती है।
और किया भी है। हिस्ट्री में से केसेस हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो केस था ना, वो उसमें को ट्रायल ही उसका हाई कोर्ट ने चलाया था। ठीक है, और फिर पनिश किया उसको। सही है। इसी तरह केसेस अगर हाई कोर्ट चाहे तो चला सकती है। इवन अगर केसेस नीचे चल रहे हैं, यानी सेशंस कोर्ट में चल रहे हैं या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनको भी वहां से रेफर करा के अपने पास हाई कोर्ट चला सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली अब ये चीजें नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट के यहाँ अपना खुद का ही इतना बर्डन है कि उसने वो केसेस तमाम जो है ना वो लिमिट कर दिए मजिस्ट्रेट के पास और सेशंस कोर्ट के पास। लेकिन चाहे हाई कोर्ट तो केसेस को ट्राई कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती। सही है। सर मेरा एक और सवाल है, अगर माइंड ना गए। जी जी, बताएं बताएं, माइंड क्यों करूंगा, बताएं। हाँ सर, ये जो 6 स्टेजेस हैं जो हमने मजिस्ट्रेट और सेशन के, अगर हम यही, एक तो जजमेंट आ गई ना सेशन कोर्ट से, तो अगर हम हायर कोर्ट में जाएं तो वो जजमेंट को देखेंगे या वो खुद से फैसला देंगे? नहीं नहीं, खुद से फैसला नहीं देंगे। वो उसी जजमेंट को देंगे, देखेंगे पहले, और उसके बाद जिस बंदे ने अपील फाइल की है ना, उसके वो एडिशनली क्या चीजें नई लाया है, या उसका जो है ना वो ग्रीवेंस क्या है, कि भाई वो हाई कोर्ट को क्या कहना चाह रहा है कि क्या गलती हुई है निचली कोर्ट से, या क्या गलत फैसला दिया है, तो वो तमाम चीजें वहां पर चलेंगी। लेकिन एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड नहीं होंगे। एविडेंस नीचे हो गए, लेकिन कुछ कोई चीजें डिफेक्ट वगैरह रह गया है, तो फिर अपील होगी। अपील में उसको सुना जाएगा और जजमेंट को जरूर देखा जाएगा, क्योंकि जजमेंट से ही तो पता चलेगा कि एक कोर्ट ने फैसला दिया क्या है, एंड व्हाट चेंज इज टू बी ब्रॉट इन दैट जजमेंट। सर जिस तरह हम क्रिमिनल पढ़ रहे हैं सर जी, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि जो फोरेंसिक है, फोरेंसिक, सर जी फोरेंसिक रिपोर्ट जो होती है ये किस चीज की होती है, और अगर इसका थोड़ा काइंडली डिटेल के साथ समझाएं। मैं आपका क्वेश्चन इसमें फोरेंसिक मतलब कैसे? फोरेंसिक सर मतलब। क्रिमिनल क्रिमिनल हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें फोरेंसिक जो लैब टेस्ट वगैरह इस तरह का कुछ है? हाँ सही मुझे है। क्लियर नहीं है, लेकिन फोरेंसिक क्रिमिनल में मैंने एक दफा देखा हुआ है, एक दो दफा। नहीं नहीं, मैं सही है, भी बिल्कुल सही स्टूडेंट है। हूँ सर। भाई, एक अक्यूज्ड पर्सन है। उसने क्या किया कि पर्सन ए को जो है ना वो कोई हर्ट दे दिया, कुल्हाड़ी मार दी या वगैरह कुछ भी। और उसके बाद वो जो जिसको कुल्हाड़ी लगी, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए जो है उसको कुल्हाड़ी लगी, और उसको एडमिट किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और अब अक्यूज के खिलाफ केस फाइल हो गया, सपोज करें वो पर्सन अरेस्ट हो जाता है। अब जो प्री ट्रायल स्टेजेस में जो चीजें बनेंगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, FIR 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स में ये ये फोरेंसिक की स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, कि भाई मेडिकल डॉक्टर क्या कह रहा है कि विक्टिम को किस तरह की इंजरी हुई है। हर इंजरी की अपनी सजा है पाकिस्तान पिनल कोड में, अगर आप देखोगे ना, सजा जरा ये जायफा आपने पढ़े होंगे, उस हर इंजरी की अपनी सजा है। अब मेडिकल डॉक्टर क्या कहता है कि इस बंदे को क्या इंजरी हुई है, क्योंकि उस इंजरी को देख कर आगे चल के जज जो है ना सजा देगा। सही है। और लाइवर मोर्टिस आपने शायद सुना हो, ये रिगर मोर्टिस, ये तमाम चीजें फोरेंसिक की डेफिनेशन में फॉलो करती हैं। इन सब चीजों को फिर देखा जाता है। और अगर ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई इसको कुल्हाड़ी मारी, इस तरह की इंजरी हुई। अब नेक की इंजरी हो सकती है, लेग की इंजरी हो सकती है। उस पर हर मामलात में फोरेंसिक एक रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन इन प्री ट्रायल स्टेजेस में वो रिपोर्ट होती है। फिर उन सब तमाम चीज़ों को कोर्ट के सामने जमा कराया जाता है। और फिर जब वो स्टेज आता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दौरान वो तमाम फोरेंसिक रिपोर्ट्स को भी दिया जाता है टू दी अक्यूज पर्सन, सप्लाई किया जाता है कि भाई ये चीजें हैं कि आपने उस बंदे को ये नुकसान दिया है, और ये डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर MO होता है, उसकी ये रिपोर्ट है। सही है। ओके, सर थैंक यू सर। सर मेरा एक यस यस सवाल। यस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 199, उनमें 5 रेट्स दी गई, जिसमें हेवियस जी कॉर्पस भी आती है। तो जो CRPC है उसके सेक्शन 491 में हेवियस कॉर्पस क्यों दी गई है? जबकि हमारे पास ऑलरेडी रेमेडी मौजूद है कि हम 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वो रेट दाखिल कर सकते हैं। तो CRPC में देने का मतलब क्या है? कोई फर्क है इनमें? हेवियस कॉर्पस वहां भी दी गई है, यहाँ भी सेक्शन 491 में दी गई। इस मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका यहाँ पर लोगो भी दिया हुआ है, LW के प्रोडक्शन। इस चैनल पर इस टॉपिक पर सेक्शन 591 है ये। मैं आपको बता दूं, 591, सॉरी, वेट। इस पर पूरा जो है ना, मैंने एक लेक्चर भी कभी बनाया था। 491।
ठीक है, तो उसकी लिंक जो है ना 491 की जो है मैं आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह दूंगा, और ग्रुप में भी दूंगा, उस वीडियो को आप सुनिएगा। उसमें अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, और एक बड़ी लेंथी डिटेल है, क्योंकि कमेंट्री में जो है ना चीजें हैं उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, केस लॉज प्रेसिडेंट सब चीजों को डिस्कस किया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। क्योंकि अब क्या है कि लैपटॉप की मेरी चार्जिंग जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बंद करूँ, वरना देखते हैं जब तक चले। ओके सर, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सही है, बाकी खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।